15 अगस्त के बाद से देश में एक गंभीर मुद्दा बहस में बना हुआ है। वो है दिमागी नक्सल यानी नक्सलवाद का मुद्दा। आखिर इतनी चर्चा में ये मुद्दा क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि देश में हथियारबंद जो नक्सलवाद थे वो धीरे धीरे लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश के अंदर दिमागी नक्सल है। इससे पहले अर्बन नक्सल भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो आखिर ये अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल होते कौन हैं? मैंने इसको पड़ताल करने के लिए सबसे बेहतर मुझे जो लगा कि एआई का इस्तेमाल किया जाए। और चूंकि एआई जो है वो ज़्यादातर इंडिया से बाहर के कंट्रीज ने बनाए हैं, और उसी रूप में मैंने गूगल जेमिनाई का यूज किया। आप खुद सुने कि जेमिनाई पर क्या निकल करके आया है। गूगल जेमिनाई किस तरह से बिंदुवार दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल को डिफाइन किया है कि किस तरह से ये देश के लिए घातक है। फिर आप खुद ये डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। मिलते हैं, पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ये दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल कौन होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं? कुछ 8-10 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ जिससे इनके बारे में क्लियरिटी हो, और ये भी बताओ कि भारत में इनके काम करने का क्या तरीका है और किस तरह से ये भारत में अस्थिरता फैलाते हैं। इसके बारे में 8-10 महत्वपूर्ण बिंदु बताओ ताकि क्लियरिटी हो। ये मैंने अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो शहरों में रहकर बौद्धिक, कानूनी या सामाजिक माध्यमों से माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। जहां पारंपरिक नक्सली जंगलों में हथियार उठाते हैं, वहीं ये शहरों के मुख्य संस्थानों में वैचारिक समर्थन और लॉजिस्टिक्स तैयार करने का काम करते हैं। अर्बन नक्सल की कार्यप्रणाली और प्रभाव से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बिंदु। विचारधारा का प्रचार, आइडियोलॉजिकल फ्रंट। यह वर्ग विश्वविद्यालयों, सेमिनारों और साहित्यिक मंचों के जरिए युवाओं को आकर्षित करता है और राज्य स्टेट के खिलाफ असंतोष की भावना को बढ़ावा देता है। नैरेटिव और नैरेटिव वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग। मीडिया, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई को मानवाधिकार हनन और विद्रोहियों को क्रांतिकारी या पीड़ित के रूप में पेश किया जाता है। लीगल सपोर्ट सिस्टम, लीगल एड। गिरफ्तार किए गए चरमपंथियों या अंडरग्राउंड कैडरों को कोर्ट में कानूनी मदद, जमानत और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर पैरवी दिलाने का काम करते हैं। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एनजीओएस, क्राउड फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए पैसा जुटाना और जंगलों में लड़ रहे नक्सलियों तक जरूरी संसाधन पहुंचाना। जन आंदोलनों में घुसपैठ, हाईजैकिंग प्रोटेस्ट्स। किसानों, छात्रों, मजदूरों या पर्यावरण से जुड़े वास्तविक और शांतिपूर्ण आंदोलनों में शामिल होकर उन्हें हिंसक या सरकार विरोधी दिशा में मोड़ना। संस्थानों में उपस्थिति, इंस्टीट्यूशनल पेनिट्रेशन। शिक्षा, मीडिया, सिविल सोसाइटी और न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी विचारधारा वाले लोगों का नेटवर्क तैयार करना। जातीय और सामाजिक तनाव भड़काना, सोशल पोलराइजेशन। समाज की आंतरिक कमजोरियों जैसे जातिगत या धार्मिक मतभेदों को उभारकर आंतरिक कलह और अस्थिरता पैदा करना। विकास परियोजनाओं में अड़चन, स्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। खदान, बांध, हाईवे या कारखानों जैसे बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के खिलाफ स्थानीय लोगों को भड़काना ताकि आर्थिक प्रगति धीमी हो और असंतोष बना रहे। सहानुभूति तंत्र का निर्माण, सिंपैथी नेटवर्क। हिंसा की निंदा करने के बजाय हमेशा उसके पीछे व्यवस्थागत कारणों को जिम्मेदार ठहराना, जिससे उग्रवाद को अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक वैधता मिलती है। अदृश्य मौजूदगी, कोवर्ट ऑपरेशंस। ये लोग सीधे तौर पर बंदूक नहीं उठाते, इसलिए कानून के दायरे में रहकर जांच एजेंसियों के लिए इन पर सीधी कार्रवाई करना कानूनी रूप से पेचीदा होता है। ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी। अब एक बात और स्पष्ट करें कि किस तरह से ये दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल भारत के लिए खतरनाक हैं और इनका मकसद क्या है। मैंने ये सवाल अर्बन नक्सल या तथाकथित दिमागी नक्सल सीधे हथियार न उठाकर बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, जिसके कारण इन्हें पारंपरिक नक्सलियों से भी अधिक अदृश्य और गंभीर खतरा माना जाता है। इनका मुख्य मकसद, अल्टीमेट गोल, राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना।
इनका अंतिम उद्देश्य भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र और निर्वाचित सरकार को कमजोर करके एक ऐसे तंत्र की स्थापना करना है जो माओवादी विचारधारा के अनुकूल हो। सशस्त्र क्रांति को वैधानिकता देना, जंगलों में चल रहे हिंसक उग्रवाद को शहरों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जनता की लड़ाई बताकर उसे नैतिक और राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाना। भारत के लिए ये किस तरह खतरनाक है? आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरा, शांतिपूर्ण आंदोलनों और जन असंतोष का फायदा उठाकर उनमें अराजकता और हिंसा को बढ़ावा देना, जिससे देश में आंतरिक सुरक्षा संकट पैदा होता है। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं और विदेशी मीडिया में भारत को एक दमनकारी राज्य के रूप में पेश करना, जिससे वैश्विक स्तर पर देश की साख प्रभावित होती है। आर्थिक विकास में रुकावट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, माइनिंग और औद्योगिकीकरण की परियोजनाओं के खिलाफ भ्रामक प्रचार और कानूनी अड़चनें डालकर विदेशी निवेश और आर्थिक प्रगति को बाधित करना। युवाओं का ब्रेन वॉश, शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को व्यवस्था और राष्ट्र विरोधी सोच की ओर धकेलना, जिससे युवाओं की ऊर्जा रचनात्मक कार्यों के बजाय विरोध और अलगाव में खर्च हो। संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, चुनाव प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाकर आम जनता के मन में व्यवस्था के प्रति भरोसा खत्म करना। सामाजिक ध्रुवीकरण, सोशल डिवीजन, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर समाज को बांटकर आपसी अविश्वास को गहरा करना, जिससे देश की सामाजिक एकजुटता कमजोर होती है। पहचानने और कार्रवाई करने में जटिलता, ये मुख्यधारा के कानूनों, एनजीओ और अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में रहकर काम करते हैं, जिससे सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए इन पर सीधी और कानूनी कार्रवाई करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां और सरकार इनसे निपटने के लिए क्या कानूनी कदम उठा रही हैं? आपने जेमिनाई की सारी बातें सुनी, जो डिटेल्स आए हैं वो भी आपने वीडियो में देखा। अब आप खुद ये डिसाइड करें कि क्या कोई व्यक्ति जो इस तरह से बाहर निकलकर इस मुद्दे को हल्का करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूँ, मैं भी दिमागी नक्सल हूँ, तो क्या ये सही है? आप खुद बताएं। क्या ऐसे लोग जो किसी भी रूप में भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, किसी भी रूप में उस नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, क्या ये सही है समाज के लिए, इस देश के लिए? ये फैसला आप पर हम छोड़ते हैं। आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप केवल पार्टी और पॉलिटिक्स के कारण देश के मुद्दों को छोड़ देंगे, या इस गंभीर मुद्दे पर आप भी गंभीरता से सोचेंगे? फैसला आपका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।